हेलो फ्रेंड्स, निधि श्री एकेडमी से मैं हूं आशीष। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ई गवर्नेंस। आपने ई पेमेंट सुना होगा, ई चालान सुना है, आपने ई कोड सुने होंगे। अब ई गवर्नेंस देखिए क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं इस टॉपिक को। मज़ा आने वाला है। तो ई गवर्नेंस है क्या? ई गवर्नेंस है सरकारी कामों को ऑटोमेट कर देना। जैसे अब सरकारी कार्यालय की अगर आपको सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आपको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। अब काम ऑनलाइन हो जाएंगे, फाइल मूव होंगी। बट कोई पियून जो है फाइल लेकर एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी की ओर नहीं जाएगा। अब फाइल ऑनलाइन ट्रांसफ़र होंगी। इससे होगा क्या? जो जन सामान्य है उनको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। घर बैठे आपको गवर्नमेंट सर्विसेज मिल जाएंगी। जोग्राफिक लिमिटेशन उनके अधिकार के आड़े नहीं आएंगी। ठीक है। गवर्नेंस को सुलभ और सहज बनाना ई गवर्नेंस है। पुराने ज़माने में क्या होता था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पुराने ज़माने में क्या होता था, आप अपने सीनियर से पूछिएगा या भैया लोगों से पूछिएगा। एमपीपीएससी के फॉर्म आते थे जिन्हें पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट किया जाता था। उनको मैनुअली भरते थे और सेंड कर देते थे। फिर किसी का एडमिट कार्ड आया, कभी नहीं आया, कभी लेट आया, यही सब होता रहता था। आज की डेट में आप फॉर्म भरो ऑनलाइन, ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड आ जाता है, रिज़ल्ट भी ऑनलाइन आ जाता है, डेफ भी ऑनलाइन भरना है। चीज़ें अब बहुत सरल हो गई हैं। तो ई गवर्नेंस एक ज़रिया है कि गवर्नेंस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। ठीक है। ई गवर्नेंस हैज़ मूव्ड बियॉन्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इट इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द वे गवर्नमेंट वर्क एंड री इन्वेंट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। गवर्नेंस, ई गवर्नेंस एक ज़रिया है कि गवर्नेंस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदार बने। पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी से हम लोग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की तरफ चले जाएं। तो ई गवर्नेंस एक तरीका है जिससे गवर्नेंस सुलभ, सहज है, ज़्यादा लोगों की भागीदारी भी इंश्योर कराती है। और जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे डेमोक्रेसी में, उतनी ही मजबूत डेमोक्रेसी होगी। ठीक है। ई गवर्नेंस आपको प्लेटफॉर्म देता है वृहद सर्विसेज देने के। फॉर एग्जांपल, एक ही पोर्टल में आपको बहुत सारी सर्विसेज भी मिलती हैं और आप अपने ग्रीवेंसेस भी एड्रेस कर सकते हो। गवर्नमेंट को अगर आप क्लाइंट मान लीजिए, अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट एक क्लाइंट है, तो किन के साथ गवर्नमेंट डील करती है? तो गवर्नमेंट डील करती है एक तो सिटीज़न के साथ, नागरिकों के साथ तो डील करेगी। बिजनेस के साथ डील करती है, बिजनेसमैन के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डील करती है, और खुद गवर्नमेंट के साथ डील करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, होम डिपार्टमेंट है वो एक्साइज़ डिपार्टमेंट के साथ डील कर रहा है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्साइज़ इंस्पेक्टर हैं, आपकी लाइजनिंग पुलिस डिपार्टमेंट के साथ होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ई गवर्नेंस किनको किनको सुविधाएं पहुंचा रही है, किनके साथ संवाद स्थापित कर रही है, किन लोगों को अपने अंदर कन्वर्ज कर रही है, बिजनेस को, गवर्नमेंट को, अपने खुद के एम्प्लॉयज़ को, और लास्ट में सिटीज़न तो है ही। ठीक है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ई गवर्नेंस को फैसिलिटेट कर रहे हैं? मतलब आपने सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो उसका फ़ायदा क्या है? एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर सारी पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक कार्स के द्वारा रिप्लेस हो जाएं और एक भी चार्जिंग स्टेशन ना हो, तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा क्या? तो हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके ई गवर्नेंस के फ़ायदे लोगों तक पहुँच पाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी रोबस्ट। अच्छा खासा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए। और भारत नेट प्रोग्राम, जिसके माध्यम से हम 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ रहे हैं। गांव गांव तक इंटरनेट फैले, लोगों के जेब में मोबाइल है ही, डाटा बेहद सस्ता है, गवर्नमेंट की सुविधाएं कोने कोने तक पहुंच सकती हैं, और लोगों की शिकायतें, लोगों की परेशानियां भी सरकार तक पहुंच सकती हैं। दूसरा है प्रमोशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। और ये पीएमजी दिशा अभियान जो है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इससे उन लोगों को जोड़ना जो डिजिटल मीडिया से अनभिज्ञ हैं, जो बहुत ज़्यादा टेक सेवी नहीं है, जिनको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर ऑपरेट करते नहीं आता, मोबाइल ऑपरेट नहीं करते आता, उन लोगों को डिजिटल साक्षर बनाना।
ताकि कोई डिजिटल डिवाइड ना पैदा हो पाए कि जिनको मोबाइल चलाते आता है, जो लोग इंटरनेट के जानकार हैं, वो तो गवर्नमेंट की सुविधाओं का लाभ ले जाएं और बाकी लोगों को लाभ ना मिले। अभी कोरोना के टाइम पे ये डिजिटल डिवाइड देखा गया है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना के टाइम में जिन्होंने आपदा को अवसर बना लिया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो बेचारे इंटरनेट चलाना ही नहीं जानते, इंटरनेट से जुड़े भी नहीं। तो ऐसे लोगों तक डिजिटल साक्षरता फैले। ठीक है, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के माध्यम से 6 करोड़ ऐसे रूरल हाउस होल्ड्स को जोड़ा जा रहा है जिनके पास डिजिटल साक्षरता नहीं है। अच्छा, ई गवर्नेंस के माध्यम से हम सुविधाएं तो भरपूर ले रहे हैं, तो पेमेंट भी करिए और पेमेंट सुचारू रूप से बना रहे, इसके लिए एक अच्छा पेमेंट मैकेनिज्म भी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भीम यूपीआई बनाया। अब आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, बस आधार लिंक्ड होना चाहिए। क्यूआर कोड स्कैन करिए और डिजिटल पेमेंट कीजिए। आजकल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आजकल ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बहुत आसान काम है। आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए, 7 दिन के भीतर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। हालांकि लर्निंग मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। अच्छा, पहले क्या होता था, आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ते थे। ठीक है, कई बार तो जो मीडिएटर्स होते थे उनको पैसा भी देना पड़ता था, बट अब सारा प्रोसेस एकदम स्ट्रीमलाइंड है। तो ई गवर्नेंस इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सिटीजन, सो द पेमेंट मैकेनिज्म शुड ऑल्सो बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। To boost back electronic transaction, Bheem UPI is scaling new heights and have attained plethora of transaction। ठीक है, चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो तहलका है बिल्कुल, वो है आधार कार्ड। और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ एक चीज़, जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल। ये जनधन, आधार और मोबाइल क्या है, ये अपने आप में एक इकोसिस्टम बनाते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक्ड है, और आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, और बैंक अकाउंट क्या है, मोबाइल नंबर से लिंक्ड है। तो ये तीनों जो है एक इकोसिस्टम बनाते हैं, आधार, बैंक और मोबाइल। और इससे हो क्या रहा है कि आप बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई भी लाभ डायरेक्ट पहुंचा सकते हो। उन बेनिफिशियरीज को पेंशन की सुविधा भी दे सकते हैं आप, अटल पेंशन योजना के माध्यम से। 18 से 40 साल के बीच में कोई भी रजिस्टर हो सकता है अटल पेंशन योजना में। कुछ कुछ पैसे वो कटाता रहे, 60 साल के बाद उसको 1000 से 5000 तक के बीच कोई ना कोई पेंशन उसको मिलेगी, और हर महीने मिलेगी। तीसरी चीज़ है इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से। तो चीज़ एक है, 3 लाभ हो रहे हैं। ये एक तीर से 3 निशाने जैसा है। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन योजना है जैम, और जिस तरीके से इनको इंटीग्रेट किया गया है 3 अलग अलग चीज़ों को एक ही योजना के तहत, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और सराहनीय काम है। गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का काम आप पर शासन करना नहीं है, आपका उद्धार करना है, वेलफेयर करना है। और ई गवर्नेंस के माध्यम से वेलफेयर जो है वृहद स्केल में हो रहा है। अब दोस्तों, ई गवर्नेंस के 4 मॉडल हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला G2G, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन। अब ये इंटरेक्शन जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से अगर कनेक्ट होना है तो हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जब केंद्र सरकार जो है मध्य प्रदेश सरकार से संवाद स्थापित करना चाहे, या फिर राज्य सरकार जो है लोकल बॉडीज़ के साथ इंटरेक्ट करना चाहे, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। अब एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन का। एक एग्जाम्पल है स्मार्ट गवर्नमेंट, जो आंध्र प्रदेश में चल रहा है। ये एक तरीके का ऑनलाइन बेस्ड मॉडल ही है, जहाँ पे ये सचिवालय के अंदर जो फाइल्स होती हैं वो एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी में ट्रांसफ़र होती रहती हैं, और मोनोटोनस काम होता है, हर अधिकारी जो है अपनी अपनी नोटिंग कर देता है। ठीक है, लेकिन अब स्मार्ट गवर्नमेंट के माध्यम से फाइल्स जो है ऑनलाइन जनरेट होंगी और उनका क्लोजर भी ऑनलाइन होगा। किसी भी रेपिटेटिव प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया गया है, काम काफ़ी आसान हो गया है, लेस पेपर वर्क है, तेज़ी से काम हो सकता है। कौन सी फाइल कहाँ मूव हुई, क्या काम हुआ, ये आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं।
तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ रही है गवर्नमेंट के काम में, कोई भी छुप छुपा के काम नहीं हो रहा है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं वर्टिकल इंटरेक्शन का। वर्टिकल इंटरेक्शन में ये प्रगति जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है आपसे, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। अब तो प्रगति 2.0 चल रहा है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार के साथ संवाद स्थापित कर सकती है, कौन कौन सी योजनाएं राज्य में चल रही हैं उसका जायज़ा ले सकती है, प्लस लोकल ग्रीवेंसेस क्या क्या हैं उनका भी संज्ञान ले सकती है। तो इन चीज़ों से क्या चीज़ मजबूत हो रहा है? इन चीज़ों से फेडरलिज्म मजबूत हो रहा है, जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का एक ही लक्ष्य है, क्या? जनता का उद्धार करना, जनता का वेलफेयर करना। तो इस तरीके से हम लोग वर्टिकल इंटरेक्शन, हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन देख लिया। अब बहुत सारी ई गवर्नेंस है क्या, बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आ गई है, कोई भी काम छुप छुपा के नहीं हो रहा है। जब कोई काम छुप के होता है तो उसमें करप्शन ब्रीड करता है। जब जनता को पता है सारी चीज़ें तो इससे अपने आप एक अकाउंटेबिलिटी भी बिल्ड होती है सरकार पर। जब अकाउंटेबिलिटी बिल्ड होती है तो लोग काम करते हैं, लोग काम करते हैं तो जनता की भलाई होती है, गवर्नेंस अच्छा होता है, डेमोक्रेसी मजबूत होती है। ठीक है, अब दूसरे मॉडल की तरफ देख लेते हैं, यानी गवर्नमेंट टू सिटीज़न। नागरिकों को सुविधाएं मुहैया करवाना गवर्नमेंट का पहला कर्तव्य है। ई गवर्नेंस से क्या हो रहा है? एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी। इट अलाउज सिटीजन्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज प्रॉम्प्टली, कन्वीनियंटली फ्रॉम एवरीवेयर बाय यूज ऑफ मल्टीपल चैनल्स, expands the accessibility and availability of government services and also improves the quality of services। इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं, ठीक है, जो चीज़ें लिखी हैं बिल्कुल साफ साफ वही हैं। ई गवर्नेंस से दो काम हो रहे हैं, एक तो एक्सेसिबिलिटी हो रही है, एक अवेलेबिलिटी हो रही है। किसी भी तरीके की जोग्राफिक लिमिटेशंस को ओवरकम किया जा रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं झाबुआ में रहता हूँ, मेरे पिताजी भोपाल में रहते हैं, वृद्ध हैं, उन्हें हाउस टैक्स देना है नगर निगम को, कैसे करें? अब नगर निगम ऑफिस नहीं जा सकते वो, बट मैं झाबुआ में बैठा हूँ, मैं वो टैक्स दे सकता हूँ ऑनलाइन, झाबुआ में बैठे बैठे। मुझे भोपाल आने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे पिताजी को नगर निगम कार्यालय जाने की ज़रूरत है। तो जोग्राफिक ऑब्स्टेकल्स जो हैं कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं G2C इंटरेक्शन के, यानी गवर्नमेंट टू सिटीज़न इंटरेक्शन के। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर में जहाँ DBT ट्रांसफ़र हो रहे हैं किसानों को, सॉइल हेल्थ के बारे में पता चल रहा है, मंडी में दाम क्या मिलेंगे ये पता चल रहा है। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट में जहाँ मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, चालान, सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर हेल्थ सर्विसेज हैं, जैसे कि ई हॉस्पिटल है, जहाँ डॉक्टर पेशेंट जो है एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आ गए हैं। अलग अलग हॉस्पिटल के डॉक्टर और पेशेंट एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आ गए हैं। यहाँ डायग्नोसिस ऑनलाइन हो रहा है, या जो रिपोर्ट रिफ़र की जाती है वो भी ऑनलाइन हो रही है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको सिम्टम्स हैं खांसी के, बट आपको क्रॉनिक खांसी है, बहुत पहले से आपको खांसी आ रही है, तो आपकी रिपोर्ट जो है एक डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर को भी रिफ़र कर सकता है कि भाई इनको खांसी ही है कि टीबी है। तो जब वो दूसरा डॉक्टर आपको रिपोर्ट देगा कि नहीं इनको तो खांसी ही है, तो इस तरह से एक हम रेफरल भी हो सकता है ऑनलाइन ही। नहीं तो पहले क्या होता था कि पेशेंट ही बेचारा कभी इस हॉस्पिटल में घूम रहा है, कभी उस हॉस्पिटल में घूम रहा है। ठीक है, एक ई औषधि पोर्टल चल रहा है राजस्थान में। ये ई औषधि पोर्टल क्या है? किसी जिला अस्पताल में कितने मेडिकल इक्विपमेंट हैं, कितने सूचर हैं, कितने इंजेक्शन हैं, कितने मेडिकल डिवाइसेस हैं, इन सब की जानकारी रखता है ये। कि पता चला किसी जिला अस्पताल में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही बहुत कम हैं और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर क्या करेंगे अचानक से? तो इन सब की जो एक मेडिकल वेयर हाउस की तरह काम करता है ई औषधि। तो देखिए ना कितनी चीज़ें स्ट्रीमलाइंड हो रही हैं, कितनी चीज़ें आसान हो रही हैं, सर्विसेज जो हैं अब कितनी सहज हो गई हैं बिकॉज ऑफ ई गवर्नेंस। एजुकेशनल सर्विसेज में आ जाए, एजुकेशनल सर्विसेज में तो बहुत सारी हैं। एक तो स्वयं ही है, मतलब स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये HRD मिनिस्ट्री का है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करेगा। कहाँ से? 10वीं क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के फ्री कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहा है।
भाई आप ट्यूशन नहीं जा सकते, आप स्कूल नहीं जा सकते, आप प्राइवेट कर रहे हैं, आप स्वयं पोर्टल का यूज़ कीजिए, सीखिए, पढ़िए, जानिए। उसी तरह स्वयं प्रभा एक पोर्टल है। ये डायरेक्ट टू होम चैनल के फॉर्म में आपको मिलेंगे यहाँ पे कंटेंट। यहाँ पे 32 एजुकेशनल चैनल हैं। अगर आप वो डीडी फ्री डिश लगवाएंगे तो आपको ये स्वयं प्रभा के 32 चैनल वहाँ पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सिमिलरली नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, ये एक डिजिटल रिपोजिटरी है। आईआईटी खड़गपुर की ये शुरुआत है, जहाँ पे जितने भी नेशनल कॉलेजेस हैं या जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के रिसर्च पेपर आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब नॉलेज शेयरिंग जो है अब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इन नॉलेज को गेन कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ऑल राइट, अब आ जाते हैं गवर्नमेंट टू बिजनेस में। चलिए तीसरा क्या है, गवर्नमेंट टू बिजनेस। बिजनेस करना क्या आसान हो गया ई गवर्नेंस से? बिल्कुल हो गया है। अब इन्वेस्टमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन वेबसाइट में ही लिखे रहते हैं। टैक्स रिबेट क्या मिलेगा ये पहले से पता रहता है। एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं ऑनलाइन ही। पहले इन्हीं कामों के बहुत पैसे देने पड़ते थे मीडिएटर्स को या लाइजनर्स को। ये लोग बहुत पैसे खाते थे अगर लाइसेंस आपको दिलवाना है तो। रेड टेपिज्म ख़त्म हो गया है। ये जो लाल फीताशाही है वो ख़त्म हो गई है। पहले बिजनेस में बड़ी लाल फीताशाही थी, ब्यूरोक्रेट्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था। चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट होते हैं। ट्रांसपेरेंसी है तो करप्शन कम है, करप्शन कम है तो इन्वेस्टर का प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगा और जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे उनकी कीमत भी कम होगी। तो बिजनेस सर्विसेज ऑफर्ड इंक्लूड ऑब्टेनिंग करंट बिजनेस इंफॉर्मेशन, न्यू रेगुलेशन, डाउनलोडिंग एप्लीकेशन फॉर्म, लॉजिंग टैक्सेस, रिन्यूइंग लाइसेंस, रजिस्टरिंग बिजनेस, ऑब्टेनिंग परमिट्स एंड मैनी अदर्स। कई बार क्या है कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो DIP एंड IP, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये संभालता है इन्वेस्टमेंट। कई बार क्या है, अगर आपका 100 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है तो उसका रियल टाइम स्टेटस क्या है, वो इन्वेस्टमेंट कितना आगे बढ़ा, कोई आप इंडस्ट्री बना रहे हैं वो अभी किस स्टेज में है, वो भी आपको ऑनलाइन पता चल जाएगा। तो चीज़ें अब कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। करप्शन कम है, करप्शन कम है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। नहीं तो आधे से ज़्यादा पैसा तो उनका ब्राइब खिलाते खिलाते ही निकल जाता था। ठीक है, अब गवर्नमेंट टू बिजनेस का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है MCA 21। ये कॉरपोरेट अफेयर का एक पोर्टल है जो प्रोफेशनल्स और सिटीजन्स या जो भी बिजनेसमैन है इन सबको एक साथ लाता है। इससे फ़ायदा क्या है, आपके फॉर्म की स्क्रूटनी, कोई विवाद है, एडजुडिकेशन है, किसी तरीके का कंसल्टेशन है, वो सब आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग एक सिंगल विंडो क्लियरेंस बना रहे हैं। आपको जगह जगह जाकर अपने आप को क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह का विवाद है तो उसमें आप, ऐसा नहीं है कि आपका विवाद हो गया 2 साल के लिए आपका प्रोडक्शन ही बंद हो गया। एडजुडिकेशन, कंसल्टेशन, स्क्रूटनी सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे क्या होता है, बिजनेस प्रमोट होता है, फैसिलिटेट होता है। ठीक है, अब एम क्या है गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शन का बता चुका हूँ। रेड टेप कट करना, सेव्स टाइम, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट टू क्रिएट अ मोर ट्रांसपेरेंट बिजनेस इन्वायरमेंट व्हेन डीलिंग विद द गवर्नमेंट। इसमें तो कुछ समझाने वाली बात है नहीं। अब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी गवर्नमेंट अपने ही काम अंडर काम करने वाले लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन है, आपका GPF कितना बना, आपकी ग्रेडेशन लिस्ट में आपका कौन सा नाम है। नहीं तो पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए ग्रेडेशन लिस्ट जो है पब्लिक नहीं है, ठीक है, ग्रेडेशन लिस्ट बनती है ना जब आप किसी नौकरी में पहुंच जाते हो, आपका कौन सा नंबर है, आपका प्रमोशन कब होने वाला है। पता चला कि अगर सब कुछ क्लोज हो रहा है तो ग्रेडेशन लिस्ट में जिन बंदे का नाम आपसे नीचे है वही आपसे पहले प्रमोट हो गया। आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते, किसी को कुछ पता ही नहीं है। आजकल सब कुछ ओपन है, आपकी बाकायदा ग्रेडेशन लिस्ट है, आपके पेंशन रिलेटेड सर्विसेज हैं, कोई सर्कुलर आया है, कोई आदेश आया है, वो वेबसाइट में ही अवेलेबल होता है। आप अपना प्रोविडेंट फंड चेक कर सकते हैं, आपका GPF कितना बन रहा है वो चेक कर सकते हैं आप।
बहुत सारी सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देती है ऑनलाइन, और कोई भी एम्प्लॉय बड़े आराम से एक्सेस कर सकता है। ठीक है। जब भी हम लोग गवर्नेंस की बात करते हैं, हम लोग ई क्रांति को मेंशन ज़रूरी है। ई क्रांति जो है डिजिटल इंडिया का ही एक पिलर है जो गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करने की बात करता है। ई क्रांति का ये मानना है कि ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस। अगर आपको गवर्नेंस को बदलना है तो आप ई गवर्नेंस को बदल दीजिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द मिशन ऑफ ई क्रांति इज टू इंश्योर a government wide transformation by delivering all government services electronically to the citizens through integrated and interoperable system via multiple modes। ये इंटरऑपरेबल सिस्टम क्या है? इंटरऑपरेबल सिस्टम का मतलब है कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है, कोई पोर्टल हो सकता है, कोई ऐप है, वेबसाइट है, वो आपके मोबाइल में खुले और डेस्कटॉप में भी एक जैसे ही खुले। पहले क्या होता था, ये इंटरऑपरेबल तो आजकल हर वेबसाइट हो गई है। पहले क्या होता था कि जब कोई वेबसाइट को आप डेस्कटॉप में खोलते थे ना, तो आप आराम से सर्फ कर पाते थे, आराम से चीज़ें कर पाते थे। वही वेबसाइट अगर आप मोबाइल में खोलेंगे ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें आप एक्सेस ही नहीं कर पाते थे। इंटरऑपरेबिलिटी का इशू था। इनफैक्ट यूपीएससी की वेबसाइट में भी 4-5 साल पहले तक था। अब ये इंटरऑपरेबिलिटी वाला इशू खत्म हो चुका है। गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, उसके कुछ गाइडलाइंस हमें ई क्रांति देती है, कुछ प्रिंसिपल्स हमें बताती है कि हम गवर्नेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बेहतर सर्विसेज की डिलीवरी क्वालिटी में भी क्वांटिटी में भी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सर्विसेज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड मैनर ऑफ डिलीवरी। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्विसेज एंड नॉट इंडिविजुअल सर्विसेज। सर्विसेज इंटीग्रेटेड होना चाहिए, कई सारी सेवाएं आपको, कई सारी सुविधाएं जो हैं आपको एक ही पोर्टल से सहज तरीके से मिल जाए, भटकना ना पड़े आपको इधर उधर। उसके बाद है आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर। एक रोबस्ट आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए, ये तो हम लोग शुरुआत में ही देख चुके हैं। उसके बाद मोबाइल फर्स्ट। मोबाइल फर्स्ट में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो सारे जो पोर्टल हैं, सारी वेबसाइट्स हैं, वो मोबाइल में भी ईजिली ऑपरेट हो जाए। ठीक है, यानी इंटर ऑपरेबिलिटी वाला कोई इशू ना आए। फिर उसके बाद क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोटोकॉल हैं जो समय समय पे डाइटी आपको बताती रहती है। लैंग्वेज लोकलाइजेशन, लोकल लैंग्वेज में लोगों को जानकारी प्राप्त हो। आपको अंग्रेजी नहीं आती, ये आपके लिए अड़चन कभी ना बने। ठीक है। उसके बाद हम लोग जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का हम लोग प्रयोग करें। अब जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको लोकेशन की जानकारी देता है ये। उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक मॉल बनाना चाहता हूँ इंदौर में, बट कहाँ बनाऊँ? ना मुझे इंदौर की टोपोग्राफी पता है, ना मेरे पास कोई स्ट्रीट डाटा है, ना मेरे पास कोई लोकेशन के बारे में मुझे जानकारी, ना वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन रहती है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी है। तो आप एक रेशनल डिसीजन तब ले सकते हैं जब आपके पास किसी लोकेशन की रियल टाइम जानकारी आपके पास हो कि वहाँ पे स्ट्रीट कैसी है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ये आपको जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम से मिल सकता है। तो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट में आप जीआईएस को भी ज़रूर इंक्लूड करें। और लास्ट में आपके डाटा की सिक्योरिटी। सारी चीज़ें आप ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट की सभी सुविधाएं आप ले रहे हैं, अपना पिन भी दे देते हैं, आप फीस भी जमा कर देते हैं, तो आपके डाटा को प्रोटेक्ट करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आपका डाटा चोरी ना हो, मिसयूज़ ना हो, ये भी किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो इसके इन 6-7 चीज़ों के तौर पे एक मोटा मोटा एक गाइडलाइन देता है ई क्रांति कि इन चीज़ों को आप अपनाएंगे तो गवर्नेंस आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक। अब लास्ट में इम्पोर्टेंस ऑफ ई गवर्नेंस। अब भाई पूरा लेक्चर ख़त्म हो गया, अभी तक आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं पता चला। आपको सारे इम्पोर्टेंस पता है। ई गवर्नेंस का काम क्या है? सुविधाएं आपको सहज और सरल तरीके से उपलब्ध करा दिया जाए, गवर्नेंस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले, गवर्नमेंट कम हो जाए, गवर्नेंस बढ़ जाए, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कोई जोग्राफिकल बैरियर आपके पास ना आए, सरकारी सुविधाएं जो हैं इंक्लूसिव हों, कोई भी इंसान एक्सेस कर सकता हो, रेड टेपिज्म ख़त्म हो, एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन जो है वो पब्लिक हों, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है आपको पता रहे। इससे क्या होगा? सिटीजनशिप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होगी। सिटीजनशिप जब ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होगी तो सिटीजन्स एम्पावर्ड होंगे,
इससे डेमोक्रेसी एम्पावर्ड होती है। बिजनेस की सारी गाइडलाइंस ओपन में है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी अंधेरे में नहीं हो रहा, कोई भी क्लोज डोर के पीछे कुछ नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा, करप्शन कम होगा, इन्वेस्टर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ये सारे इंपॉर्टेंस है ई गवर्नेंस के। हालांकि इसमें ये लिखा हुआ है कि ई गवर्नेंस ब्रिंग्स इन सिंप्लिसिटी, इफिशियंसी, अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एक्सटेंड्स रीच ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस टू लार्जर पॉपुलेशन, इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस एंड एड्स द इमर्जेंस ऑफ डिजिटल सिटीजन। बिल्कुल हम लोग डिजिटल नागरिक ही बनते जा रहे हैं। अब सब कुछ हमारा डिजिटल है, हमारा डिजिटल पहचान पत्र है। आधार कार्ड क्या है, ये हमारा एक डिजिटल आईडी है, जो हम ये जो आधार कार्ड का जो नंबर है वो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा डिजिटल पहचान पत्र है। ई गवर्नेंस एम्स टू एक्सपीडिएट द वेरियस प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बिल्कुल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया गया है। इनफैक्ट ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है। अब तो एक आज की डेट में कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना एक दिन का काम है, लेकिन पहले ये एक दिन का काम नहीं था। आजकल टैक्स जो है ऑनलाइन भर दिया जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था। आज आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप रियल टाइम आप इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ें अब कहाँ तक आगे बढ़ी हैं, मेरे इन्वेस्टमेंट का अभी क्या कंडीशन है, मेरे इन्वेस्टमेंट अभी कौन से स्टेज पे है। आप सब कुछ पता कर सकते हैं घर में बैठे हुए। पहले ये चीज़ें नहीं पता कर पाते थे आप। सारी चीज़ें अब ट्रांसपेरेंट हैं, ऑन योर फेस है, ठीक है। एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ कंप्यूटर एंड वेब बेस्ड सर्विसेज improves the awareness level of citizen about their rights and powers, ठीक है। improve service delivery तो improve करना ही है in the form of better access to information and quality services to citizen, expands reach of governance। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बार डिस्कस हो चुकी हैं इस लेक्चर में। ये सारे ई गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस है। ई गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक को ये टच करता है ई गवर्नेंस, राइट। पूरा गवर्नमेंट अब जो पूरी गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन जा रही है, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बिल भी पेश होता है ना पार्लियामेंट में, जो उसका फर्स्ट ड्राफ्ट बनता है वो भी वेबसाइट में आ जाता है, और क्या नाम है, लोगों से उनके सजेशंस मांगे जाते हैं कि इस बिल पे आपकी क्या राय है। अब तो ये भी होने लगा है। अब सिटीज़न का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ ई गवर्नेंस। तो बस आज के लिए इतना ही, यही था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट दीजिए, सुझाव दीजिए, कोई शिकायत है तो वो कीजिए। मैं आपसे मिलूँगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।